इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन बेसिकली ग्लोबल पॉलिटिकल इकोनॉमी के साथ रिलेटेड है, जो इंटरनेशनल रिलेशंस का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक समझा जाता है। फ्रेंड्स, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन एट अ क्रॉस रोड, चैलेंजेस, अपॉर्चुनिटीज एंड वे फॉरवर्ड। फ्रेंड्स, आज जो हमारी डिस्कशन रहने वाली है, काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन रहने वाली है। इसका आज हम एनालिसिस करने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों जिस तरह हमें यहाँ पर रूल बेस्ड ऑर्डर एंड होता हुआ नजर आया, जिस तरह हमें यहां पर जियो इकोनॉमिक कन्फ्रंटेशन देखने को मिल रही है, यहां पर यूरोपियन लीडर है, वो कहते हैं कि जो मारियो द्रैगी की बात कर रहा है, वो कहता है कि जो इकोनॉमिक वर्ल्ड ऑर्डर है वो आपका डेड हो चुका है यहां पर। तो इसीलिए जो हमारा इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन है वो भी एट द क्रॉस रोड है। तो चलते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों हमारा आज, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन एट अ क्रॉस रोड। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन क्या है। इसको अंडरस्टैंड करने से पहले हम ये देख लें कि ग्लोबलाइजेशन क्या है। देखिए, आपका ग्लोबलाइजेशन एक प्रोसेस है ना। प्रोसेस किसका है? ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ द इंटरकनेक्टेडनेस, इंटरडिपेंडेंस अमंग द स्टेट्स, मार्केट्स, आप कह सकते हैं यहां पर इकोनॉमीज कह सकते हैं आप यहां पर, जिसने क्या किया हुआ, पूरी दुनिया को आपस में जोड़ा हुआ, चाहे आपके गुड्स एंड सर्विसेज हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उसके अंदर है। तो कहा जाए तो ग्लोबलाइजेशन एक अम्ब्रेला टर्म है हमारी, लेकिन जो आपका इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन है ये उसका एस्पेक्ट है, ये उसका एक एस्पेक्ट है। और इसको जो हम बोलते हैं ना इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, ये टोटली अगर देखा जाए तो ट्रेड के साथ हमें देखने को मिलता है, इन्वेस्टमेंट के साथ देखने को मिलता है। जो एफडीआई की बात करते हैं हम, मल्टीनेशनल कंपनीज देखने को मिलती है जो जाकर दूसरे स्टेट्स के अंदर क्या करती है, इन्वेस्टमेंट करती हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब इसको देखते हैं यहां पर सिंस 1990s। अब क्या हुआ कि 1990 से लेकर जो बाद में हमें पूरा जो वर्ल्ड ऑर्डर देखने को मिला, वो क्या था, हमारे पास यूनिपोलर था। पहले हमारे पास क्या था, यहां पर बाइपोलर था। ठीक है, जैसे ही यहां पर यूएसएसआर ब्रेक होता है 1991 के अंदर, तब से लेकर फिर क्या हुआ कि यहां पर इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन हमें बढ़ते हुए नजर आई। मैंने जैसे पहले भी कहा कि ग्लोबलाइजेशन बेसिकली यूएसए का लीड करदा मॉडल है। ठीक है, अब इससे ज्यादा किसको फायदा हो रहा है? यूएसए को हो रहा है, कह लें कि डेवलप्ड कंट्रीज को हो रहा है, और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को जो है ना बहुत कम फायदा हो रहा है इसका, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज ने क्या किया है, ग्लोबलाइजेशन का जो प्रोसेस बढ़ाते बढ़ाते उसने क्या किया, यहां पर उसने अपनी मार्केट्स इतने एक्सपेंड कर दी हैं यहां पर पूरे इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, कि जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है उनकी इंडस्ट्रीज ब्लॉक हो चुकी है यहां पर, क्योंकि उसकी जो यहां पर प्रोडक्शन है या उसकी गुड्स एंड सर्विसेज है, वो कह लें कि जो इंटरनेशनल मार्केट्स है उनको मीट कर ही नहीं पाती। तो सबसे ज्यादा किसका फायदा हुआ यहां पर, जो है वो डेवलप्ड कंट्रीज का। ठीक है, अब देखते हैं द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर, रैपिड टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट। अब सबसे ज्यादा जो है ना जो कनेक्टिविटी की वजह बने या इंटरडिपेंडेंस या इंटरकनेक्टेडनेस की जो वजह बने, वो हमारे पास क्या रहेगा यहां पर, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। इसकी वजह से जो है हमें सारी इंटरकनेक्टेडनेस देखने को मिलती है। उसके बाद हमारे पास हैव स्वीप्ड नियरली ऑल नेशंस इनटू इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन। इसने क्या किया, पूरी नेशंस को किसमें कन्वर्ट कर दिया, यहां पर इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन के अंदर, जिससे क्या हुआ, यहां पर जो ट्रांसपोर्टेशन है, कम्युनिकेशन है, वो बिल्कुल आसानी होगी, उसके अंदर इजी हो गया सबके लिए। ठीक है, उसके बाद है यहां पर वाइल्ड प्रोडक्शन एंड ट्रांजैक्शन कॉस्ट है फाइन, और उससे क्या हुआ, यहां पर जो उसकी ट्रांजैक्शंस है या उसकी जो कह ले कि यहां पर हमें प्रोडक्शन नजर आती है, उसकी कॉस्ट यहां पर क्या होती है, बिल्कुल गिर गई, नीचे आ गई। उसके बाद गुड्स एंड सर्विसेज है, यहां पर कैपिटल, लेबर है, उसके बाद इंफॉर्मेशन है। नाउ मूव अक्रॉस बॉर्डर्स ऑन मैसिव स्केल, मैसिव क्रिएटिंग इंटरडिपेंडेंस एट लेवल्स अनप्रेसिडेंटेड इन ह्यूमन हिस्ट्री। इतनी हमें इंटरडिपेंडेंस पहले हिस्ट्री में देखने को नहीं मिली जितनी अब देखने को मिली है इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन के जरिए, यह चीज है। तो अगर देखा जाए तो इकोनॉमिक यहां पर जो ग्लोबलाइजेशन के क्या प्रोमिसेस है, सबसे पहले भी यहां पर एफिशिएंसी बढ़ानी है, ग्लोबल रिसोर्स की जो एलोकेशन है वो बिल्कुल उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, फेयरनेस होनी चाहिए, जस्टिस होना चाहिए, एक्सपेंडेड गेन्स फ्रॉम ट्रेड, और क्या होगा यहां पर, एक्सपैंड करना चाहिए, जो ट्रेड से फायदा उठाना चाहिए, और एक नहीं, म्यूचुअल बेनिफिट्स, तमाम स्टेट से इससे फायदा उठाए। लेकिन ये कैसे पॉसिबल था, जो यूएसए का लीड करदा मॉडल
आप उसको समझ रहे हैं कि जो डेवलप्ड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है वो फायदा उठा सकते हैं? नहीं उठा सकते उससे। उसके बाद हमारे पास है इंप्रूव्ड लिविंग स्टैंडर्ड, और जिसका क्या प्रॉमिस था भाई, जो लिविंग स्टैंडर्ड को यहां पर बेटर करना है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कहां हुआ है? अफ्रीकन कंट्रीज देख लें, फूड शॉर्टेज देखने को मिल रही है, यहां पर वाटर शॉर्टेज देखने को मिल रही है, नेचुरल डिजास्टर्स का सामना है, यहां पर ग्लोबल पावर्स ने फंडिंग करना बंद कर दी है। ठीक है, ये चीज है। तो करंट रियलिटी की अगर बात की जाए, माउंटिंग हेडविंड्स फ्रॉम द यूनिलैटरलिज्म हमें देखने को मिल रहा है। अब जो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन अभी एट द क्रॉस रोड है, उसके भी सबसे पहले अगर देखा जाए तो क्या यहां पर यूनिलैटरलिज्म है, प्रोटेक्शनिज्म है, जियोपॉलिटिकल टेंशंस है, एंड वेपनाइजेशन ऑफ द ट्रेड एंड फाइनेंस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आप समझ आ गई कि यहां पर जिस तरह हमें कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहे हैं, जिस तरह वॉर देखने को मिल रहे हैं, इसी तरह यहां पर यूनिलैटरलिज्म जो यूएसए की तरफ से देखने को मिल रहा है, वो अपने एक्शन ले रहा है। जब दिल किया किसी के ऊपर टैरिफ्स लगा दिए, यहां पर जब किया किसी से टैरिफ्स वसूल कर लिए। ठीक है, उसके बाद जियोपॉलिटिकल टेंशंस हमें देखने को मिल रही हैं ऑलरेडी, जैसे यूएसए और चाइना के दरमियान में आपका कंपटीशन चल रहा है। अब तो जो राह से ही कसर थी वो यूरोप और यूएसए के दरमियान में निकल रही है, अब उनका आपस में कंपटीशन देखने को मिल रहा है, इधर से इंडिया और चाइना का देखने को मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद वेपनाइजेशन ऑफ ट्रेड, ट्रेड को कौन यहां पर एज ए वेपनाइजेशन यूज कर रहा है बताएं? यूएसए, क्योंकि यहां पर टैरिफ लगा रहा है। वो कितने कंट्रीज को यहां पर टैरिफ का सामना करना पड़ा यूएसए की तरफ, यहां तक कि यूरोपियन कंट्रीज को भी वार्न किया गया। उसके बाद है क्लाइमेट डिमेंशंस के बाद स्लो प्रोग्रेस इन क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन, अनइवन इंप्लीमेंटेशन ऑफ द क्लाइमेट कमिटमेंट्स एंड सेटबैक्स टू ग्लोबल ग्रीन डेवलपमेंट। ये एक चीज अलग से हमें देखने को मिल रही है। सबसे बड़ा इशू अभी जो देखने को मिल रहा है वो क्लाइमेट चेंज है। अब क्या हो रहा है, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज क्लाइमेट चेंज को अपनी वीकनेस समझते हैं, और बाकी जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो इससे फायदा उठा रहे हैं। ठीक है, ये चीज भी तो देखने को मिल रही है ना यहां पर। तो अब चलते हैं नेक्स्ट, हमारे पास है काफी इंपॉर्टेंट है, कोर चैलेंजेस रीशेपिंग द ग्लोबल ऑर्डर। इस चीज को यहां पर अंडरस्टैंड करते हैं दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है हमारे पास। सबसे पहले ये देखेंगे यहां पर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स। अब ग्लोबलाइजेशन जिसने मॉडल यहां पर इंट्रोड्यूस करवाया, यूएसए की बात की जा रही है, क्या वो किसी और के लिए यहां पर वो इंट्रोड्यूस करवाया था? उसको सबसे पहले अपने नेशनल इंटरेस्ट देखना पड़े। उसको पता था कि अगर मैं ये मॉडल इंट्रोड्यूस करवाता हूं तो इससे मुझे ज्यादा फायदा, क्योंकि मेरी प्रोडक्शन जो पीछे वो बहुत ज्यादा है। अगर मुझे इंटरनेशनल मार्केट्स तक एक्सेस मिलती है तो मेरी प्रोडक्शन है कि इजीली जो है यहां पर जो है वो कह ले के ट्रांसफर या उनको सप्लाई की जा सकती है। लेकिन जबकि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के पास इतनी वो एडवांस्ड कह ले कि यहाँ पर इंडस्ट्रीज या इतनी प्रोडक्शन हमें ज्यादा देखने को नहीं मिल रही जो इंटरनेशनल मार्केट्स तक जो है एक्सेस हासिल कर सके, और इसी चीज का फायदा उठाया यहाँ पर यूएसए ने। आप बताएं कि ऐसी कौन सी स्टेट है जो हमें दुनिया के अंदर जहां पर यूएसए की डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है वो कह ले कि इंटरवेंशन ना हो। ठीक है, हर जगह पे वो नजर आते हैं हमें। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए अगर बोला जाए तो अनडिस्ट्रीब्यूशन बेनिफिट्स की बात की जाए तो सबसे ज्यादा फायदा किसने उठाया? यहां पर डेवलप्ड कंट्रीज ने उठाया। ठीक है, तो whilst globalization has boosted aggregate wealth, its benefits have been distributed unevenly. ठीक है, अब सबसे ज्यादा जो है ना वो जो फायदा हुआ वो डेवलप्ड कंट्रीज को हुआ, जो रिच कंट्रीज है, और जो पुअर है वो आज तक जो है यहां पर कंप्रोमाइज वाली जिंदगी गुजार रहे हैं, सीधी सी बात है। ठीक है, इंटरनेशनल मार्केट्स तक कैसे उसको एक्सेस होगी? उसकी प्रोडक्शन ही नहीं है। अगर प्रोडक्शन है तो इंटरनेशनल मार्केट्स के साथ जो स्टैंडर्ड्स हैं या क्वालिटीज है उसके साथ वो मीट नहीं कर पाती। ये भी तो इशू है ना एक। बोथ अक्रॉस नेशंस एंड विद इन सोसाइटीज ग्रुप एक्सपीरियंसेस स्टैग्नेंट यहाँ पर वेजेस और जॉब डिस्प्लेसमेंट फिर हमें होते हुए नजर आई। अब अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर देख लें, सारी जो है जॉब डिस्प्लेसमेंट हुई, क्या सारी इंडस्ट्रीज आपकी बंद हुई पड़ी है ना भाई? आपका जो ग्लोबलाइजेशन है, जो आपके डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनकी प्रोडक्शन हमें सांस लेने देगी तो हम अपनी यहां पर जो है वो प्रोड्यूस करेंगे ना। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है? इंडस्ट्री सारी डेवलप्ड कंट्रीज की बंद हो रही है ना। सारी नहीं, मतलब थोड़ी काम कर रही है, लेकिन जिस तरह काम करनी चाहिए वो तो नहीं है ना। ब्लॉकेड की तरफ ही जा रहे हैं ना, ब्लॉकेज की तरफ ही। फिर क्या हो रहा है कि यहां पर लोग फिर ब्रेन ड्रेन हो रही है, लोग जा रहे हैं बाहर कमाने के लिए। ठीक है, ये चीज है। उसके बाद हमारे पास यहां पर शिफ्टिंग पावर डायनामिक्स एज ए मेजर पार्ट्स बैलेंस शिफ्ट। ठीक है, ये भी हमें देखने को मिल रहा है। ग्लोबल पावर्स क्या कर रही है? अपना यहां पर पावर शिफ्ट कर रही है। ठीक है, उसके बाद हमें देखने को सम एस्टैब्लिश्ड
नेशंस हैव अबंडेंट मल्टीलैटरल रूल्स। अब यहां पर देखें बहुत सारे की क्या बात है, आप देख ले जिसकी बात कर रहे हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं रूल बेस्ड ऑर्डर यहां पर एंड होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आपका मल्टीलैटरल जितने भी रूल्स है या मल्टीलैटरल सिस्टम है वो आपका डेड होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। और ये कौन कर रहा है यहां पर, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ऊपर हमें यहां पर स्पीच देखने को मिलती है, मार्क कार्नी की, जो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर है, कि वो क्या कहता है, कहता है आपका रूल बेस्ड ऑर्डर यहां पर एंड हो चुका। उसके बाद हमें यहां पर रिसेंटली म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस जो देखने को मिलती है, यहां पर जो जर्मनी के वाइस चांसलर है फ्रेडरिक मर्ज भी यही बात करते हैं कि जो आपका अभी जो ग्लोबल कह ले के ऑर्डर है वो आपका क्या हुआ यहां पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, वो आपका डेड हो चुका है। यहां पर हम एक न्यू इरा ऑफ कह लें कि जियोपॉलिटिकल के अंदर यहां पर दाखिल हो चुके हैं, ठीक है। यह चीज हमें देखने को मिल रही है। प्रायोरिटाइजिंग सप्रेशन ऑफ द कंपेटिटर्स ओवर कोऑपरेटिव फ्रेमवर्क्स, हो क्या रहा है कि यहां पर जितने भी कंपेटिटर है उसको दबाया जा रहा है। अब दबाने का सबसे जो पहला यहां पर तरीका क्या नजर है, टैरिफ लगाओ। अब यूएसए की तरफ से क्या है जी, टैरिफ लगाओ। इंडिया को टैरिफ का सामना करना पड़ा, चाइना को टैरिफ का सामना करना पड़ा, ईरान को करना पड़ा। उसके बाद यूरोपियन कंट्रीज को भी उसने वार्न किया भी आपको भी करना पड़ सकता है अगर हमें ग्रीनलैंड के ऊपर आप कंट्रोल नहीं देते, जो नेशनल सिक्योरिटी का मसला है हमारा, ठीक है। तो वो तो फिर बाद में जो यूरोप ने यहां पर आवाज उठाई ना, उनके सामने यहां पर खड़े हो गए, भाई ये तो काम नहीं चलेगा, इनसिक्योरिटी इनको फील हुई कि अब तो कुछ करना पड़ेगा हमें, ठीक है। ये चीज है। तो इस तरह जो है हमें दिस हैज एक्सेलरेटेड इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन एंड ब्लॉक फॉर्मेशन, इस तरह हमें यहां पर ब्लॉक बनते हुए नजर आए। और ब्लॉक की एग्जांपल यहां पर ले लें आप, यहां पर जो आप यूरोप है और उसके बाद इंडिया के यहां पर हमें कोलैबोरेशन देखने को मिला, जो मदर ऑफ ऑल डील्स यहां पर साइन की गई, ठीक है। ये चीज है। अब बात करेंगे यहां पर इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज की बात करेंगे विद इन क्राइसिस। क्या सबसे पहले अगर देखा जाए टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, एडवांस्ड इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर्स कंटिन्यू रिड्यूसिंग ट्रांजैक्शन कॉस्ट। अब इससे क्या हो रहा है कि फायदा ये हो रहा है कि चलो जितने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर्स है उनके क्या हो रहा है, यहाँ पर जो ट्रांजैक्शन है उसमें कुछ कमी आ रही है, हमें देखने को मिल रही है। और ऊपर से जो है एक्सेलरेटिंग ह्यूमन कैपिटल एक्युमुलेशन हमें देखने को मिल रहा है। कलेक्टिव चैलेंज की बात की जाए तो क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रिक्वायर कोऑपरेटिव सॉल्यूशंस क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर रीन्यूड मल्टीलैटरल एंगेजमेंट, ठीक है। जिस तरह यहां पर मल्टी लैटरल एंगेजमेंट मिल रही है तो इसको जो है अब कह लें कि कलेक्टिव अप्रोच के साथ इसको जो है वो डील किया जा सकता है। इकोनॉमिक फंडामेंटल्स की बात की जाए तो लॉन्ग टर्म फोर्सेस ऑफ स्पेशलाइजेशन, जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो लीड कर रही थी पूरा इकोनॉमिक वर्ल्ड ऑर्डर को, वो अब ये है कि वो यहां पर कम होती हुई नजर आ रही है। यहां पर अब देख लें कि मिडिल पावर्स भी आ रही हैं उभर कर सामने। उसके बाद इमर्जिंग इकोनॉमीज हमें देखने को मिल रही हैं, ठीक है। तो काफी फायदा भी हो रहा है। अब इमर्जिंग इकोनॉमीज है बेचारे वो अब सबके साथ रिलेशन बढ़ा रहे हैं। उसके बाद अगर देखा जाए डेवलप्ड अंडर डेवलप्ड स्टेट है वो अब सबके साथ जो है यहाँ पर, क्योंकि मल्टी पोलर सिस्टम है, सबके साथ अपने रिलेशंस को बनाकर रखा हुआ, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई फायदा हो रहा है और वो ले भी रहे हैं। ये चीज है। जो स्पेशलाइजेशन थी वो यहाँ पर थोड़ी सी कम होते हुए मैं नजर आ रही। ट्रेड एंड डिवीजन ऑफ लेबर्स की बात है, रिमेन पावरफुल ड्राइवर्स दैट अल्टीमेटली रीअसर्ट देमसेल्फ। तो ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो इससे फायदा भी तो हुआ ना। यहाँ पर अगर देखे सबसे पहले अगर देखा जाए मार्क कार्नी ने क्या स्टेटमेंट दी यहाँ पर कि भाई स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी चाहिए हमें, रीजनल हेजेमनी हमें एक्सेप्ट नहीं है। यूरोप ने भी यही बात की, तो उसकी वजह से फिर उन्होंने जो है यहाँ पर चाइना का विजिट करना शुरू कर दिया, चाइना के साथ अपने जो है वो ताल्लुकात बनाना शुरू कर दिए। केयर स्टारमर की एग्जांपल है, मार्क कार्नी कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर, वो यहाँ पर चाइना के अंदर विजिट करते हैं 8-8 साल के बाद दोनों, ठीक है। तो इससे जो है ये चीज हमें देखने को मिलती है। अब एक न्यू फ्रेमवर्क की बात करेंगे, यहाँ पर वे फॉरवर्ड है, काफी इंपॉर्टेंट है। एक हमारे पास है कन्फ्यूशियज्म का जो एक मॉडल है उसको डिस्कस करेंगे। बेसिकली अ न्यू फ्रेमवर्क ऑफ द फंडामेंटल सॉल्यूशन टू टुडेज ग्लोबल चैलेंजेस रिक्वायर रिप्लेसिंग जीरो सम थिंकिंग। क्या है यहाँ पर जीरो सम थिंकिंग का मतलब होता है एक पार्टी आपका फायदा उठाती है, दूसरे का नुकसान होता है। तो इसको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, खत्म, एंड विद पॉजिटिव सम थिंकिंग अप्रोचेस, सॉरी है ना, तो पॉजिटिव सम अप्रोचेस यहां पर इंट्रोड्यूस करवानी पड़ेंगी, ठीक है, बेस्ड ऑन म्यूचुअल बेनिफिट, जो तमाम जितने भी लोग हैं उनका फायदा हो। उसके बाद हमारे पास है पाथवेज टू शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी, बाकी आगे वो चीजें हैं यहाँ पर हमारे पास। डिफरेंट सिविलाइजेशंस ऑफर डिस्टिंक्ट अंडरस्टैंडिंग्स ऑफ द कोऑपरेशन दैट कैन इन्फॉर्म दिस ट्रांजिशन। उसके बाद है हमारे पास पाथवेज टू शेयर प्रॉस्पेरिटी। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट है
एडवोकेट एन इक्वल एंड ऑर्डरली मल्टीपोलर वर्ल्ड। ऑर्डरली होना चाहिए, यह नहीं कि एक को बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है, जिस तरह हमें यहां पर कह लें कि मल्टी यूनिपोलर सिस्टम के अंदर देखने को मिला, जिस तरह यहां पर ग्लोबलाइजेशन को लीड करते हुए हमें नजर आया डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है, तो सारा फायदा तो उनको हो रहा था, अंडर डेवलप्ड को क्या हो रहा था, मल्टीलैटरल मल्टीपोलर सिस्टम है, तो इसमें सबका फायदा होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट चीज है। मूविंग बियॉन्ड हेजेमोनियक स्ट्रक्चर, हेजेमोनियक स्ट्रक्चर जिस तरह मैंने पहले भी बताया, आप चीजें समझ में आ रही होंगी कि कैसे जो है वो यूएसए को पॉलिसी को चैलेंज किया गया, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन को, अमेरिका फर्स्ट को, यहाँ पर रीजनल हेजेमनी को, डोमिनेंस को, यहाँ पर एडवांस यूनिवर्सली बेनिफिशियल इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, इंश्योरिंग गेन्स फ्रॉम द क्रॉस बॉर्डर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रीच ऑल पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर ट्रेड और इन्वेस्टमेंट से भाई फायदा उठाएं, एक का काम नहीं है, ठीक है, जो हमें यहाँ पर पहले देखने को मिलता था। बिल्ड कम्युनिटी विद शेयर्ड फ्यूचर ह्यूमैनिटी, परसुइंग इंक्रीमेंटल कंफ्यूजन की बात कर रहे हैं, जो कंफ्यूशिज्म की बेसिकली थ्योरी ऊपर हमें डिस्कस की, जीरो सम थिंकिंग से जो है वो पॉजिटिव सम अप्रोचेस की तरफ मूव करना पड़ चाहिए। गेन्स मूव टूवर्ड्स द लास्टिंग पीस एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी, जिससे तमाम लोगों का यहां पर फायदा हो। तो आई होप आपने लेक्चर अंडरस्टैंड किया होगा एंड थैंक यू सो मच।